What a crazy weekend. लिवरपूल हारी, मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी, चेल्सी हारी, रियल मैड्रिड हारी, टॉटनहम का ड्रॉ हुआ। मतलब हर बड़ी टीम ऐसा लग रहा था कि या तो आज हार रही है या तो ड्रॉ हो रहा है। अपसेट पे अपसेट, अनएक्सपेक्टेड लॉस पे अनएक्सपेक्टेड लॉस। यही तो फुटबॉल के चार्म है, यही तो प्रीमियर लीग का चार्म है कि आपको पता नहीं होता कि कब कौन सी टीम किसे हरा दे। और कल बिल्कुल वैसे ही वीकेंड था भाई। किसी ने भी ये सब सोचा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं एक एक मैच के बारे में। सबसे पहला मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड के होम पे था। ब्रेंटफोर्ड जो अपने मेन प्लेयर्स खो के सीजन में आ रही थी। एम्बेमो यूनाइटेड गए थे, वीजा न्यूकासल गए थे। ऐसा लग रहा था इस साल ब्रेंटफोर्ड स्ट्रगल करेगी। पहला मैच हारे भी, लग रहा था लो ऑन कॉन्फिडेंस से और शायद इस बार सर्वाइवल का टेस्ट हो ब्रेंटफोर्ड का। बट जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ रहा है, वी आर अगेन सीइंग द सेम मेटिकुलस, वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड ब्रेंटफोर्ड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लग रही है। अगर आप देखें कि लास्ट मैच वो चेल्सी के अगेंस्ट जीत के आ रहे हैं, वो जीत भी ऐसी थी कि ऑलमोस्ट एक हाफ पूरा वो एक मैन एडवांटेज के साथ खेले थे। चेल्सी को पहले ही हाफ में रेड कार्ड हो गया था और उसी हाफ में यूनाइटेड 2-2 हो गया था। भले ही सेकंड हाफ में दोनों टीमों के फिर से 10-10 मैन हो गए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि चेल्सी ने एक गोल वापस भी किया था। तो जब दोनों टीमें बराबर खेली तो ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक कि चेल्सी व बेटर देन यूनाइटेड। और आज हमें फिर वही देखने को मिला। ऑलमोस्ट 12-14 मंथ हो गए हैं एमोरिम को आए हुए, कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है जिससे आप कह सकें कि भाई ये आदमी इस टीम को थोड़ा आगे लेके जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने 2 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। आप चेल्सी के अगेंस्ट जीत के आए थे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका होता है, बट कल फिर से वही सब चीज़ें। 20 मिनट के अंदर 2-0 हो गया। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाई इंटेंसिटी से खेल रहे हैं, बट सिर्फ इंटेंसिटी से आप मैच नहीं जीतेंगे। ट्रांजिशन में आप एकदम ही ओपन हो जाते हैं। थियागो ने 2 गोल मार गए, थोड़ा आपका किस्मत भी खराब है। थियागो जो बहुत कोई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं है, जो उन्होंने पहला गोल लिया वो वर्ल्ड क्लास जरूर था। लेफ्ट फुट से ऑलमोस्ट टॉप कॉर्नर पे मारा उन्होंने। कोई भी गोलकीपर होता तो नहीं रोक पाता। मेरे ख्याल से पूरे सीजन इससे अच्छा गोल वो नहीं मारेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोल आपके अगेंस्ट मारा। तो ये किस्मत का भी खेल है, बट ओवरऑल आपका प्ले भी देखें। 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस रहे जहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर बाय लाइन पे जा रहे हैं, कटबैक कर रहे हैं और उनका प्लेयर एकदम खाली है। कोई डिफेंडर आपके आसपास नहीं है उसके। तो इसका मतलब ये है कि जो बैक लाइन है वो तो थोड़ा 3-4 प्लेयर रहते हैं, उसके बाद जो मिडफील्ड है वो ट्रैक बैक नहीं करती अपने रनर्स को, वो रनर्स को छोड़ देती है वो, क्योंकि उसमें ब्रूनो फर्नांडेज हैं। आप विंग बैक्स के साथ खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो सेंटर मिडफील्ड में पोजीशन है, जो ब्रूनो फर्नांडेज और उगाटे खेलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रनिंग पावर चाहिए, वो आपके पास है नहीं। इसलिए आप डिफेंसिवली एक लायबिलिटी बन जाते हैं और ईजी गोल्स कंसीड करते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? मतलब लोग कहते हैं कि भाई मैनेजर ना चेंज करो, मैनेजर ना चेंज करो, यूनाइटेड मैनेजरों को टाइम नहीं देती है इसलिए वो नहीं जीत रही है, इसलिए इस मैनेजर को कम से कम टाइम दो। बड़े बड़े मैनेजर आए वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो एमोरिम को टाइम चाहिए। बट कितना टाइम चाहिए यार? अगर ये अब्रामोविच की चेल्सी होती तो अभी तक इस कोच को बाहर करके हटा दिया होता। रियल मैड्रिड है भाई, टाइम नहीं देते हैं लोग। लीग जीतते हैं, चैंपियंस लीग जीतते हैं, लेकिन एक सीजन ना जीते तो कहते हैं कि जाओ बाहर जाओ। और ये यूनाइटेड है, लोग क्या कहेंगे, ज़बरदस्ती आपने पहले मैनेजर सैक किए हैं तो अब आप इस मैनेजर को सैक नहीं करेंगे। मतलब ये सब क्या लॉजिक है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कोई लॉजिक इसका समझ में नहीं आता है। आप ही सोचिए ना कि आपको पता है कि कोई मैनेजर इज़ नॉट कट आउट, वो आपके क्लब के लिए सूटेबल नहीं है। एक तो फॉर्मेशन वो खिलाता है जो आपके प्लेयर्स के लिए सूटेबल नहीं है, और दूसरा शायद वो प्रीमियर लीग के लिए बना ही नहीं है। तो फिर आप क्यों उसी को ढोए जा रहे हैं, इस डर में कि लोग कहेंगे कि भाई बार बार यूनाइटेड मैनेजर चेंज करता है। करता है तो करता है भाई, आपके स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए। आपके स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर रहा है तो आप हटा रहे हैं उसे। यही एनालॉजी मैंने कल भी दी थी कि भाई अगर आपको पता है आप किसी गलत ट्रेन में बैठ गए तो आप नियरेस्ट स्टेशन पे उतरेंगे कि लास्ट तक सफ़र करेंगे। जो दिमाग वाला बंदा होगा वो तो जो जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आएगा उस पर उतर जाएगा, क्योंकि वापसी का टाइम कम से कम लगेगा। ये नहीं कि आपको, और सेम चीज़ फिर मैनेजर में, जब आपको पता चल गया ये मैनेजर सही नहीं है तो उसको टाइम देने का क्या मतलब है? फिर तो दर्द और ज़्यादा होगा ना, फिर तो वो आपको और नुकसान करेगा जितने दिन क्लब में रहेगा। तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि एमोरिम आपके हिसाब से क्या, आप तो सबको दिख रहा है कि इज़ नॉट द राइट मैन फॉर द जॉब, तो उसे आप कहिए कि ठीक है भैया अब आप जाइए, अब हम किसी और मैनेजर को लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैनेजरों की कमी है। कल ही हमने देखा ओलिवर ग्लासनर कितने आराम से उन्होंने लिवरपूल को हराया। मार्को सिल्वा जो फुलहम के मैनेजर हैं, हमेशा अच्छा खिलवाते हैं अपनी टीम को। बॉर्नमथ, एंड्रे इराओला,
कितने अच्छे मैनेजर और सब प्रीमियर लीग प्रूवन है। एक तो आप लोग का ये फैसिनेशन जाना चाहिए कि आप बाहर से पोर्चुगीज लीग से, जर्मन लीग से, नीदरलैंड से, इन सब जगह से आप कोच लाएंगे। पता नहीं क्या आपके यहाँ जो टॉप मैनेजमेंट वो दिखाना चाहता है कि भाई हम रिसर्च बहुत करते हैं, तो जो ऑब्वियस नाम है उन्हें नहीं लेंगे, कुछ हट के कुछ हिडन प्लेयर्स, हिडन मैनेजर्स लाएंगे जो हिडन जेम्स हैं। ऐसा नहीं है, आप प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर लाइए जैसे आप प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स लाते हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम, क्योंकि आपके पास जैसे आप फॉर्मेशन खिला रहे हैं उसमें आप टिंकरिंग कर नहीं रहे हैं। चलिए वो फॉर्मेशन चल भी जाएगी, क्योंकि कल हमने देखा कि क्रिस्टल पैलेस उसी फॉर्मेशन में कितना अच्छा खेली, बट आपके पास आपको फिर इस ट्रांसफर विंडो में प्लेयर वैसे खरीदने चाहिए थे। आपने कुनिया एम्बेमो लिया, जबकि उन दो पोजीशन पे आपके पास ऑलरेडी ब्रूनो और डियालो थे जो पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मर थे। अब ये दोनों आपने प्लेयर लिए तो आपको कुनिया, आपको ब्रूनो को और अमाद को अपनी प्रिफर्ड पोजीशन से पीछे खिलाना पड़ रहा है, जबकि आप वो पैसा जो आपने इन दोनों को लिया, आप एक कोई ऐसा मिडफील्डर ले सकते थे जिसके पास ज़्यादा लेग्स होते। बलेबा की बात हो रही थी, आई थिंक बलेबा वुड हैव बीन अ गुड फिट है, दो इस सीजन बलेबा ने ब्राइटन के लिए कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, और ही हैज़ बीन डिस्टेंटली एवरेज, बट उस ही प्रोफाइल का आप कोई ना कोई प्लेयर ले सकते थे। क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, एक ही टीम मुझे याद आती है जो ये फॉर्मेशन खेल के सक्सेसफुल रही थी, और वो थी चेल्सी ऑफ एंटोनियो कॉन्टे एरा। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि माटेच और कांटे खेलते थे सेंटर मिडफील्ड में, तो यहाँ भी आपको कांटे जैसा तो वर्ल्ड फुटबॉल में कोई नहीं है, बट माटेच जैसा भी आपके पास कोई नहीं है। पहले आपके पास स्कॉट मैकटोमिने थे, वो नेपोली जाके क्या शाइन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज यूनाइटेड को लग रहा होगा कि मैकटोमिने इस मिडफील्ड में होते तो वो कितना डोमिनेट कर पाते, और उनके साथ आपको कैसेमीरो जो प्राइम पे होते वैसा प्लेयर चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। तो आई थिंक जब आपके पास वो फॉर्मेशन खिलाने के प्लेयर्स नहीं है, ऐसा फॉर्मेशन में कोई बुराई नहीं है, वो फॉर्मेशन चल सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो प्रोफाइल के प्लेयर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप 4-3-3 खिलाइए ना, जैसे हर बड़ी टीम खिला रही है। क्यों इतना परहेज है वो फॉर्मेशन खिलाने में? अब इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीजन इज अगेन गोना बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यूनाइटेड अगर ये अपना मैनेजर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं करेंगे, और अभी उनके पास वो प्लेयर है नहीं कि ये फॉर्मेशन वो खिला पाए। इसी के साथ अब हम अगले मैच के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बड़ा शॉक था मेरे लिए, वो था लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस। लिवरपूल जो लगातार हर मैच अपना जीतते हुए आ रही थी, हर बार आदमी कह रहा था इट्स अ हॉलमार्क ऑफ चैंपियन, और अब वो अपने धीरे धीरे गियर्स क्लिक करेंगे और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेंगे। बट अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें तो ये ग्राफ ऊपर जाने की वजह ग्राफ नीचे जा रहा है। हर परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस से खराब हो रहा है, ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं दिख रहा है, और आज रिजल्ट भी कॉट ऑफ कर गए उससे, क्योंकि हर मैच आप बुरा खेल के ड्रॉ या जीत नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिन आएगा ही जब आप जो आप खेल रहे हैं वो आपको डिजर्विंग पॉइंट्स मिलेंगे। तो आज डिजर्विंग पॉइंट्स यही थे कि आपको कुछ नहीं मिलना था, आप जिस हिसाब से खराब खेले। फर्स्ट हाफ में तो जितना डोमिनेट किया क्रिस्टल पैलेस ने, मैंने किसी भी लिवरपूल टीम को ऐसा डोमिनेट होते हुए नहीं देखा है। ऑलमोस्ट 4-0 5-0 हो सकता था, वो भी क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम से, जो ट्रेडिशनल बिग 4 बिग 5 नहीं है, लेकिन अभी बहुत अच्छा खेल रही है। बट स्टिल आप ये नहीं सोचते हो कि लिवरपूल इतनी बुरी तरह बैटर होगा कि 4-0 या 5-0 ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में हो सकता था। एलिसन रिपीटेडली बचा रहे थे आपको, और मेरे ख्याल से इस टीम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि एलिसन आपके गोलकीपर हैं। काफ़ी गोल जो होने चाहिए वो नहीं होने देते हैं, इसलिए आप मैच में बचे रहते हैं, और कल भी वो प्राइम एग्जाम्पल था। फिर आप ऑलमोस्ट 1-1 कर लेते हैं किएजा के गोल से, एंड देन लास्ट में आप जाके कंसीड करते हैं। जो आप टीमों के साथ कर रहे थे कल आपके साथ हुआ। बट डिसपॉइंटिंग चीज़ है, जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो फिर से इस मैच में दिखा। अच्छा, फुटबॉल मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से जब से प्रीमियर लीग इंडिया में आना चालू हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझसे पहले से तो कोई फुटबॉल नहीं देख रहा है। और पिछले 25 साल में हर दिन मैंने एटलीस्ट 4 से 4.5 घंटे इस स्पोर्ट को दिए हैं, या तो मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ या तो ये देखता हूँ। तो जो एनालिसिस रहती है वो कभी गलत नहीं रहती। आप मेरा सीजन चालू होने से पहले का वीडियो देखेंगे, मैंने अकेला शायद मैं होऊंगा जिसने बोला था वर्ड्स फ्लॉप करेगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो यूरोप में है, इंग्लैंड में, सब कह रहे थे कि वर्ड्स 120 मिलियन का है, बहुत बड़ा प्लेयर आ रहा है, ऑलमोस्ट इनिएस्टा जैसी क्वालिटी है उसकी। मैंने कहा था भाई, जब मेसट ओजिल यहाँ नहीं चला, जो ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल था बट ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर था, क्योंकि वो लाइट वेट था, तो वर्ड्स यहाँ नहीं चलेगा।
मैंने कहा था ग्योकरेस भले ही वहाँ से बहुत गोल स्कोर करके आ रहा हो, बट यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि वो टर्न ऑफ पेस नहीं है जो यहाँ चाहिए। मैंने सीजन स्टार्ट होने से पहले कहा था कि एकेटीके विल बी द साइनिंग ऑफ द समर। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, किसी ने ये नहीं कहा था कि ग्योकरेस वेट्स फ्लॉप होंगे और एकेटीके विल बी द साइनिंग ऑफ द समर, और वही अभी प्रूव हो रहा है। और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा वही होगा। फिर 3 हफ्ते पहले मैंने बोल दिया था कि वेट्स को आप CM नहीं खिला सकते क्योंकि आपकी जो फॉर्मेशन है जो पिछले 4-5 साल में 4-3-3 चल रही है, वो फिर आपका काउंटर प्रेसिंग मेन स्ट्रेंथ थी लिवरपूल की। अगर आप 4-2-3-1 खिलाते हैं तो वो काउंटर प्रेसिंग आप उस हिसाब से नहीं कर सकते जो 4-3-3 में कर सकते हैं। तो अगर आप वेट्स को जबरदस्ती एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खिलाएंगे तो इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम योर टीम, और वही हमने देखने को मिला। 3 हफ्ते मैंने पहले बोला था कि या तो वेट्स टीम से बाहर जाएंगे या तो एक ही जगह उनके लिए बचती है लेफ्ट विंग, वहां पे वो खेल सकते हैं। और कल वही आप लोगों ने देखा कि उसे लेफ्ट विंग में खिलाया गया और वापस जो शोबसलाय, मैकालेस्टर और ग्राउंडबर्च की मिडफील्ड को रिस्टोर किया गया। जब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तब मैंने बोला था वैन डाइक और साला को कि मैंने 50 एग्जाम्पल देखे अपने 20 साल के, जब से मैं 25 साल से जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, कि जैसे ही किसी प्लेयर का जो अपने 30s क्रॉस कर चुका है, जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है उसका परफॉर्मेंस डिप करता है। बी इट विलियन, बी इट ओबामेयांग, बी इट रॉबिन वैन पर्सी, बी इट वेन रूनी, महान प्लेयर्स। बट 30 के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है थोड़ा आपका ड्रॉप ऑफ आता ही है। तो इसीलिए लिवरपूल शुरुआत में वैन डाइक और साला को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के पहले सोच रहे थे, बट फैन का प्रेशर था, लोग क्या कहेंगे, और उन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया तो आपने रिन्यू किया। बट मैंने तभी कहा था कि अगर चांस मिले तो इन दोनों को सऊदी में बेच के अगर 100 मिलियन आते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट आप ले लीजिए। एंड साला सब कह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी है, हो सकता है अभी थोड़े बहुत गोल मारे भी, बट मैक्सिमम वो इस सीजन अच्छा खेलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट सीजन से तो उनका ड्रॉप ऑफ और ज़्यादा होगा, क्योंकि फादर टाइम कैचेज अप विद एवरीवन। एंड ये सब चीज़ें किसी ने, कोई भी एक्सपर्ट आपको नहीं बताएगा जिसने लगातार इतना मैचेस देखे हुए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी हैं वो एक मैच देखते हैं चले जाते हैं। हमारी तरह नहीं कि भाई पहले पूरा मैच देखें फिर पूरी एनालिसिस देखें। मैं सिर्फ आपको पिछले 20-25 साल में आए प्लेयर्स नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि प्रिंट मीडिया में यूरोप में फुटबॉल के बारे में लिखने वाले कौन से एक्सपर्ट्स हैं, कौन से जर्नलिस्ट रेडियो पे अच्छा बोलते हैं, कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, कौन से ऐसे मीडिया प्रेजेंटर्स हैं जो ब्रॉडकास्टिंग में मेन है। तो इतना मैंने फुटबॉल को टाइम दिया है, इसलिए मुझे लगता है ये लिवरपूल टीम जो पहले शुरुआत में लास्ट में गोल निक कर रही थी, लोग कह रहे थे हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन है। भाई जो टीमें टाइटल जीतती हैं हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन आप तब बोलते हैं कि 3-4 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, फिर जब 1-2 मैचों में थोड़ा खराब परफॉर्मेंस हो तो गोल निक कर ले तो जीत जाए। ये नहीं कि हर मैच में ही जस्ट स्क्रैप थ्रू कर रहे हैं, वो हॉलमार्क ऑफ चैंपियन नहीं होता है। वो तो होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यू आर गेटिंग मोर देन यू डिजर्व। एंड आज आपको वही मिला जो आप डिजर्व करते हैं। ईसाक आउट ऑफ पेस लगे, और ईसाक के साथ तो मेरे साथ मुझे ये भी लगता है कि जब एकेटीके इतना अच्छा खेल रहे थे तो क्या ईसाक की ज़रूरत है। एकेटीके इस मैच में तो इंजर्ड थे, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो वापस आते हैं तो शायद ईसाक को अपने पोजीशन के लिए फाइट करना पड़े, क्योंकि मेरे ख्याल से एकेटीके इज़ अ बेटर स्ट्राइकर। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और लिवरपूल के लिए एक खतरे की घंटी है भाई। आप ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद आप क्रिस्टल पैलेस में जाके इतनी बुरी तरह डोमिनेट हो। हाँ, 1-2 चांस कंसीड करें ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपका डिफेंस कोनाटे वॉज हॉरिबल येस्टरडे, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट गेम दिस सीजन जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया है। मतलब पूरे सीजन में 2-3 मैचेस ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें उन्होंने मतलब थोड़ा आउट ऑफ डेप्थ लग रहे हैं वो। तो ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। फ्लोरेंट वर्ड्स का तो मैंने बताया ही। और आप किएजा को क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप उसे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही लाएंगे? जिसने भी किएजा को इटली के लिए खेलते हुए देखा है जब वो यूरो जीती थी, वो कभी नहीं कहेगा कि किएजा इज जस्ट अ बिट पार्ट प्लेयर। किएजा उस टीम के जो यूरो जीती थी उसके स्टार प्लेयर थे, उससे पहले यूवेंटस के लिए स्टार प्लेयर थे। ही वॉज ऑलमोस्ट अ बैलोन डियोर लेवल। उस साल वो बैलोन डियोर में शायद टॉप 10 में आए थे। तो उस लेवल के प्लेयर को आप क्यों इतना हेजिस्टेंट हैं स्टार्ट करवाने के लिए? आप गैक्पो को, वेट्स को लेफ्ट विंग पे खिला लेंगे, लेकिन किएजा को नहीं खिलाएंगे, भले ही ये लोग आउट ऑफ फॉर्म है। मेरे ख्याल से साला को भी थोड़ा अपना, या तो आप 1-2 गेम रेस्ट दीजिए वो, ताकि अपनी बैटरीज रिचार्ज कर पाएँ, क्योंकि अभी वो भी काफ़ी जेडेड लग रहे हैं। मैच में कोई भी इंप्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनका। तो आई कैन थिंक इट्स अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर लिवरपूल।
बट इतने रेगुलरली वो मैच जीतते हुए आ रहे हैं, तो कम से कम उनके पास कुशन है थोड़े बहुत मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करने का भी। लेकिन चीज़ें इंप्रूव करनी है उन्हें, तो हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। शायद अपने 120 मिलियन और 130 मिलियन वेट्स और इसाक दोनों को टीम से बाहर करना पड़ेगा। एकेटीके को वापस लाना पड़ेगा, केजा को टीम में लाना पड़ेगा। मिडफील्ड 3 आपकी शोबसलाई, मैकालिस्टर और ग्रैंडबर्च की होनी ही चाहिए, तभी आप शायद कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। फिर अगले मैच पे अगर हम आते हैं, चेल्सी का जो था, भाई चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप जीत के आए हो तुम लोग, इतना तुम लोग के अगेंस्ट हाइप था कि भाई इस बार प्रीमियर लीग में भी शायद तुम लोग सेकंड तक आ जाओ, बड़ी बड़ी टीमों को चैलेंज करो। बट क्या चल रहा है भाई? रेगुलरली पॉइंट्स ड्रॉप, रेगुलरली डिसिप्लिन इशू, रेड कार्ड आप लोग को ऐसे मिल रहे हैं जैसे मतलब बट रहे हो। कल भी आप 1-0 था, फर्स्ट हाफ आपने डोमिनेट किया ब्राइटन की टीम के अगेंस्ट। ब्राइटन जो जनरली अच्छी टीम मानी जाती है, बट फर्स्ट हाफ में यू वर फैंटास्टिक। बट फिर डिसिप्लिन का इशू, रेड कार्ड होता है, और रेड कार्ड होता है तो बड़ी टीमों को हो सकता है कभी कभी मिले, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिखर जाएंगे रेड कार्ड के बाद। एक डिफेंसिव सॉलिडिटी तो होनी चाहिए ना, कि भाई रेड कार्ड मिला तो फिर हम रिट्रीट करेंगे, 5 मैन डिफेंस पे जाएंगे, उसके आगे 4 मैन रहेगा, सॉलिड खेलेंगे। ये नहीं कि भाई रेड कार्ड हो गया तो अब हम हारेंगे यार, अब हमसे नहीं खेला जाएगा, ये एटीट्यूड लग रहा है। और मरेस्का के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई टॉड बोली ये उसकी तरह नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हायरार्की की तरह नहीं है कि बहुत टाइम देगा, आपको हटा भी देगा वो। चेल्सी में हायरिंग फायरिंग का ही सिस्टम चलता है, वो देखेगा कि भाई आपकी जगह कोई और आके ज़्यादा अच्छा कर सकता है तो कहेगा राम राम आप जाइए यहाँ से। तो चेल्सी हैव बीन रियली रियली डिसपॉइंटिंग, क्योंकि एक तो उनका कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं समझ में आ रहा है। कल आपने एंजो फर्नांडिस को आगे भेजा, अब मेरे ख्याल से एंजो फर्नांडिस इज परहैप्स द वेस्ट ऑफ 100 मिलियन। अगर 100 मिलियन वेस्ट करना हो तो आपको एंजो फर्नांडिस जैसा प्लेयर मिलता है, जो ना डिफेंसिवली बहुत अच्छा है, ना कोई बिग एंड स्ट्रॉन्ग है, ना अटैकिंग में बहुत अच्छा है। ही इज़ लाइक एन एवरेज प्लेयर, वो 40-50 मिलियन से ज़्यादा का प्लेयर नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से एंजो फर्नांडिस को आपको टीम से हटाना पड़ेगा। कैसीडो और लाविया के साथ, इन दो मिडफील्ड पिवट के साथ अगर आप जाएंगे तो डिफेंसिवली आप ज़्यादा सॉलिड रहेंगे। कल लाविया आए लेकिन कितनी लेट आए। मेरे ख्याल से अगर कैसीडो और लाविया स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लेग्स मिलते हैं इन मिडफील्ड, और डिफेंसिव एक सॉलिडिटी मिलती है। उसके बाद आपके अटैकिंग प्लेयर्स कैन डू व्हाट दे वांट। ऑल्सो आपने इतने पैसे खर्च किए इस साल, बट फिर से आपके विंग्स पे दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो अपने लेफ्ट फुट को प्रेफर करते हैं। राइट विंग पे तो चलिए एक लेफ्ट फुटर चलता है, वो कट इन करके अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे आता है, बट लेफ्ट फुटर लेफ्ट विंग पे नहीं चलता है। आज के दिन तो नहीं चलता है। आज का ज़माना ऐसा है कि आपके लेफ्ट विंग पे एक राइट फुटर होना ही चाहिए। और आपने इतने सारे लेफ्ट विंग खरीदे, गर्नाचो खरीदा, गिटन्स खरीदा, तो फिर क्यों आप उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते हैं? आप पेड्रो नेटो को वहाँ वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पेड्रो नेटो की बेस्ट प्लेस राइट विंग है, बट एस्टवाओ को आप खिलाना चाहते हैं। एस्टवाओ अच्छे प्लेयर हैं, बट ये जो टाइट मैचेस होते हैं, जो हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं, उसमें पेड्रो नेटो से अच्छे वो नहीं है। पेड्रो नेटो को आप लेफ्ट विंग पे खिला के वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मार्जिन इतने कम है कि ज़रा भी गेम इधर उधर होता है, ज़रा भी आपकी टीम अनबैलेंस्ड है तो वो फिर दूसरी टीम समझ लेती है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ अनबैलेंस है। पिछले सीजन हमने देखा कि आर्सेनल क्यों चैलेंज नहीं कर पाई, क्योंकि उनका लेफ्ट विंग पे मार्टिनेली जो थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो एक विंग भी अगर आपका कमज़ोर हो, एक प्लेयर भी अगर कमज़ोर हो, तो आपकी पूरी टीम का परफॉर्मेंस खराब होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप पेड्रो नेटो को राइट पे शिफ्ट करें, एस्ट्रोवाओ को एज अ बेंच प्लेयर लाएं, क्योंकि अभी वो जवान है, अभी उन्हें टाइम लगेगा। और लेफ्ट विंग पे आप किसी राइट फुटर को ही खिलाइए। माना कि गिटर्स ने बहुत अच्छा नहीं किया है, माना कि गर्नाचो अभी आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा ट्रस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं, अगर आप खिलाएंगे तो आपकी टीम का बैलेंस ज़्यादा अच्छा होगा। या तो फिर आप जॉ पेड्रो को लेफ्ट विंग खिलाइए और होप करिए कि डलाप जल्दी से जल्दी वापस आए, वो भी एक ऑप्शन है। बट अभी चेल्सी बहुत ही मीडियोकर लग रही है। मेरे ख्याल से टॉप 4 पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस, बॉर्नमथ सरप्राइज एंट्रीज हो सकती हैं इस बार, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर टॉटनहम का कल मैच देखा, वुल्व्स के अगेंस्ट आप होम पे ड्रॉ कर रहे हैं। स्टार्ट आपका अच्छा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर से आप वो अपनी मीडियोक्रिटी पे वापस जा रहे हैं किसी तरह। मतलब आप 93rd मिनट पे इक्वलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपके प्लेयर्स खुश तो बहुत थे, लेकिन ये परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था जो कोई भी कॉन्फिडेंस दे। और टॉटनहम तो हमेशा टॉटनहम ही है, उनसे कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना एक नाइंसाफ़ी ही है। आपने कुडूस को लिया, शावी सिमोन्स को लिया,
बहुत हाइप था जावी सिमोंस का, लेकिन जिसने भी उन्हें खेलते हुए देखा है, एटलीस्ट मैंने तो जितना उन्हें खेलते हुए देखा है, वो फ्लैशी प्लेयर है। मतलब एक दो मोमेंट्स आप पूरे गेम में वो क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ कंसिस्टेंटली वो अच्छा नहीं करते हैं। एंड इसलिए कोई बड़ी टीम, भाई जावी सिमोंस का पिछले 5-6 साल से नाम चल रहा है, तो क्यों कोई चेल्सी, कोई यूनाइटेड, कोई रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, ये सब उनके पीछे नहीं गई? क्योंकि वो उस कैलिबर के शायद प्लेयर है ही नहीं जितना हाइप ये लोग बना रहे थे। एंड इसीलिए देखा हमने कि कल ड्रॉ हुआ। तो ओवरऑल जो भी मैच रहे, इट वॉज ग्रेट न्यूज़ फॉर आर्सेनल। मतलब आज वो न्यूकासल के अगेंस्ट जा सकती है बिना डर के कि पॉइंट्स ड्रॉप भी हुए, ड्रॉ भी हुआ तो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना अगर लिवरपूल जीत जाती तो होता। तो आर्सेनल के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा दिन रहा, और मेरे ख्याल से इसीलिए अब वो आने वाले मैच में न्यूकासल के अगेंस्ट थोड़ा डोमिनेट भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा फ्रीली खेलेंगे। अच्छा, एक मैच में जिसके बारे में बात करना भूल गया, वो था रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो जावी अलोंसो के आने के बाद से परफेक्ट थी, हर मैच ऑलमोस्ट जीत रही थी, डिफेंसिव सॉलिडिटी थी, ऑलमोस्ट काउंटर अटैक पे खेलते थे। एम्बापे वाज जनरली जितने मैचेस हुए थे हैव बीन ब्रिलियंट। बट कल क्या हुआ, जैसे आप फर्स्ट हाफ देखें तो फर्स्ट हाफ क्या पूरा मैच ही देखें तो एथलेटिको मैड्रिड का गेम प्ले बहुत सेट था। उन्होंने सोलोथ को एज अ स्ट्राइकर रखा, अपने विंगर्स को बोला कि भाई लॉन्ग बॉल्स पे लॉन्ग बॉल्स दो, क्योंकि रियल मैड्रिड का डिफेंस बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। हॉयसन, करेरास, असेंसियो, तीनों रिलेटिवली नए प्लेयर हैं, और जो सोलोथ की हाइट है, जो एथलेटिको मैड्रिड के विंगर्स की बॉल्स थी, आई थिंक बहुत ही मुश्किल होने वाला था कोई भी डिफेंस होता, बट इतने यंग डिफेंस के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, और वही हुआ। जितने भी गोल्स एथलेटिको मैड्रिड ने मारे, हर गोल ऑलमोस्ट उसी पोजीशन से निकला है कि वो क्रॉस करने जा रहे हैं, वो लॉन्ग बॉल्स जल्दी दे रहे हैं, अर्ली बॉल्स बॉक्स में डाल रहे हैं, और रियल मैड्रिड के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। फर्स्ट हाफ में एक मोमेंट के लिए 2-1 ज़रूर हुआ था, फिर से एम्बापे ब्रिलियंट एज एवर एज अ स्ट्राइकर। इस सीज़न जो हम उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो शायद पिछले किसी भी सीज़न में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एज अ स्ट्राइकर वो इतना अच्छा खेलेंगे। विनी ने भी ठीक खेला, आड़ा गुलार भी ठीक ठाक थे, लेकिन डिफेंसिवली ये सब प्लेयर इतने शॉकिंग है, मतलब फोकस नहीं रखते हैं। और कल वही देखा कि एक बार 2-2 हुआ, फिर सेकेंड हाफ में हुलियन अल्वारेस, ब्रिलियंट एज ही इज, ब्रिलियंट फ्री किक, मतलब जो दूसरा गोल था उनका, कोर्टवा को वहाँ से बीट करना, इट्स ऑलमोस्ट नाइ ऑन इम्पॉसिबल। बहुत कम हम देखते हैं कि वहाँ से कोई भी गोलकीपर बीट हो, तो कोर्टवा वहाँ से बीट हुए। जो फ्री किक आपने ली, आउटस्टैंडिंग। और इसलिए मुझे लगता है कि इस समय हुलियन अल्वारेस माइट बी वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से वो खेल रहे हैं, जिस किलर इंस्टिंक्ट से खेल रहे हैं, इंसाइसिवनेस, पेनिट्रेशन जो उनकी है, वो मानना पड़ेगा आपको। तो मेरे ख्याल से जावी अलोंसो के लिए बहुत टफ दिन था। अभी तक वो मीडियोकर टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो किसी तरह जीत जा रहे थे। उनका भी परफॉर्मेंस ऐसा अटैकिंग फुटबॉल तो बहुत अच्छा नहीं रह रहा था, बट क्योंकि वीक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे तो वो जीत जा रहे थे। कल एक बड़ी टीम के अगेंस्ट आए तो आप बुरी तरह अनरावल हुए। 5-2 मेरे ख्याल से इतने बड़े गोल डिफरेंस है आप एथलेटिको मैड्रिड से लास्ट 20-25-30 इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा सालों से मेरे ख्याल से नहीं हारे हैं। तो इट जस्ट शोज कि कितना सो मच वर्क हैज़ टू बी स्टिल डन, एटलीस्ट डिफेंसिवली। या तो आप फिर अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लाइए, आलबा, मिलिटाओ, जो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें इन बड़े मैच में खिलाइए, क्योंकि हॉयसन जितने भी अच्छे प्लेयर हैं 19, 20, 21 साल पे, वो इतने बड़े मैच में मेरे ख्याल से मेट्रोपॉलिटानो में जो था एथलेटिको मैड्रिड, क्राउड हॉस्टाइल होता है, प्रेशर बहुत रहता है, उसमें थोड़ा तो स्ट्रगल करेंगे ही ना। ये एज एन एक्सपीरियंस्ड कोच आपको भी पता होना चाहिए था, आपने तो खुद इतने बड़े मैच खेले हुए हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपसे गलती हुई है, और जितनी जल्दी आप सीखते हैं उतना अच्छा है। बट ओवरऑल दिस वॉज अ क्रेजी वीकेंड। जो भी टीमें हारी हैं उनके लिए दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, स्पेशली रियल मैड्रिड, स्पेशली लिवरपूल, स्पेशली चेल्सी, तीनों का। क्योंकि अभी तक जितना सीजन गया है कुछ ऐसा स्टाइल ऑफ प्ले दिखा नहीं है जिससे कोई साइंस ऑफ इंकरेजमेंट हो। अच्छी बात यह है कि अभी सीजन नया ही नया है, मैनेजर्स के पास टाइम है इम्प्रूवमेंट का। अगर वो नहीं कर पाते हैं, सो दिस अगेन माइट बी अ लॉन्ग सीजन फॉर देम। थैंक यू।